तो देश में कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि मई में ही मरीजों की तादाद 1 लाख के पार हो गई। अगर इसी रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो ये आंकड़ा कहां जाकर थमेगा, कोई नहीं जानता। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। पूरी दुनिया में भारत 11वां देश है जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 100 से 1 लाख पहुंचने में 64 दिन लगे। अमेरिका में 25, स्पेन में 30, जर्मनी में 35 और इटली में 36 दिन में 100 से 1 लाख मरीज हो गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1,06,750 संक्रमित हैं। 58,802 का इलाज चल रहा है। 42,298 ठीक हुए हैं और 3,303 की मौत हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 38.32% हो गई है। 10 मई को देश में कोरोना के 4,311 मामले सामने आए। 14 मई को 3,943 मामले सामने आए। 16 मई को 4,792 मामले सामने आए। 17 मई को 5,015 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 18 मई को 4,629 कोरोना के मामले सामने आए। 19 मई को 4,970 कोरोना के नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन का चौथा दौर जारी है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद चिंताजनक हैं। घर वापसी के लिए बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर घर वापसी कोरोना की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकती है। पीएम मोदी भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में कह चुके हैं कि कोरोना को गांव तक पहुंचने से रोकना बड़ी चुनौती है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इशारा कर रही हैं कि देश में कोरोना का पीक अभी आना बाकी है। जून और जुलाई के महीने में कोरोना अपनी फुल रफ्तार पकड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना संकट और गहरा सकता है। मुंबई में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। उद्योग, बाजार, दुकानें खुल रही हैं। ऐसे में अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता तो कोरोना का आंकड़ा कहां जाकर थमेगा, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो कई सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन 4 में छूट दी गई है और जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर कि क्या लॉकडाउन 3 में मिली छूट से बढ़े कोरोना के केस, इसके अलावा कि क्या शराब की दुकानों की वजह से बढ़ रहे हैं मरीज या फिर मंडियों में लोगों की लापरवाही ने बढ़ाए आंकड़े। इसके अलावा भी कुछ और सवाल हैं कि क्या पलायन कर रहे प्रवासी श्रमिकों से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में नाकाम हो रहे हैं हम। तो ये तमाम सवाल हैं जो कोरोना के आंकड़े, बढ़ते आंकड़े को लेकर अब उठ रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एसएनएस यादव, पूर्व सीएमओ, इसके अलावा डॉक्टर अनीस अंसारी, पूर्व आईएएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम डॉक्टर एसएनएस यादव के पास ही चलेंगे। डॉक्टर यादव, अगर जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन 3 तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन लॉकडाउन 3 के बाद जिस तरह से छूट देनी शुरू हुई सरकारों की तरफ अलग अलग राज्यों में, उसके बाद हमने देखा कि अचानक जो आंकड़ा था कोरोना संक्रमितों का वो बढ़ता चला गया। तो आपको क्या लगता है, क्या छूट देने में हमने जल्दबाजी की? जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें मल्टीपल फैक्टर आ रहे हैं। अब तो जो छूट देने में बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ तो हुआ ही है, साथ साथ जो हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं उनकी वजह से, जो मंडियों में भीड़ है उसकी वजह से फैल रहा है। सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के लिए 3 मूल मंत्र बताए थे। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर 1। नंबर 2 पर हैंड वॉश, फ्रिक्वेंट हैंड वॉश, बार बार कोई भी चीज आप छूइए, हाथ को धोइए। वो अभी हाथ कम से कम 30 सेकेंड तक, और जो सारे 7 स्टेप्स हाथ के होना चाहिए। ये जो चीजें हैं, फ्रिक्वेंट हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें गए भूल लोग हैं। और चौथा जो हम मंत्र बताने जा रहे हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो आयुष मंत्रालय ने किया है कि तुलसी, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा फ्रिक्वेंट पीजिए, च्यवनप्राश लीजिए, हेल्दी फूड खाइए, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़े। ये सब चीजों की जब कमी हुई है तो ये सब आप जो देख रही हैं इससे बढ़ा है।
मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो 60% जो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, 60% से 70% तक जो कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है वो माइट्स मेडिकल लैंग्वेज में, जिसको कि इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं, सरफेस, सतह, टेबल, कुर्सी, बेड, जो कपड़े हैं, इससे जो खुला है। शराब की दुकानें खुली, बेतहाशा भीड़ हुई। सब्जी मंडियों पर जाके देखिए, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर यादव इसको इस तरह से देखें कि क्या अब हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जब लॉकडाउन तो खोल दिया गया है और धीरे धीरे कोशिश सरकार की तरफ से है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो कोशिश कर रही है कि रोजमर्रा की जिंदगी में लोग पहुंचे, लेकिन तमाम नियमों के साथ। तो क्या अब हम इसको देखें कि ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है ये धीरे धीरे? अब बिल्कुल हम कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सोर्स का नहीं पता कर पा रहे कि कहां से आया मरीज। अब हम नहीं कह सकते कि उन 18 देशों से, विदेश से आया है, हम ये नहीं कहते। अब तो सीधे जो बंबई से आ रहा है गांव में यहाँ फैला रहा है। गांव वाले भी बेचारे सतर्क हैं, वो भी नहीं उनको आने दे रहे हैं। हमको अब इस समय यही जरूरत है कि जो हमारे जो 3 मंत्र, चारों मंत्र जो प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं, आयुष प्लस फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग, चीजों का ठीक है डॉक्टर यादव, छूट मिल रही है लेकिन तमाम नियमों का पालन करना पड़ेगा। और बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर कोरोना संक्रमित होने से आप बच सकते हैं तो इन सब नियमों का पालन कराया जाए। डॉक्टर अनीस अंसारी साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनीस अंसारी, जिस तरह से छूट दी गई लॉकडाउन 3, फिर उसके बाद कुछ छूट और बढ़ाई गई लॉकडाउन 4 में, और आंकड़े हमने देखे लॉकडाउन 3 के बाद सीधे लॉकडाउन 4 में जब हम पहुंचते हैं तो आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच जाता है। तो आपको भी ये लगता है कि समय से पहले और ज्यादा छूट हमें मिल गई है, लॉकडाउन को खोलना अभी सही नहीं था, मुफीद समय नहीं था? नहीं, मैं इस राय से मुत्तफिक नहीं हूं कि लॉकडाउन में ढील नहीं देनी चाहिए थी, ये ज़रूरी थी। लेकिन कई चीज़ें जो करने लायक हैं, जो गवर्नमेंट को अभी भी करना चाहिए, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक तो ये जानकारी सबको है, तकरीबन 15 लाख लोग हिंदुस्तान के बाहर से जनवरी 15 से लेकर 16 मार्च यानी 2 महीने के अरसे में आए थे, और ज़्यादातर वो लोग अमेरिका और ऐसे मुल्कों से थे जहाँ पर ये महामारी पहले से फैली हुई थी। अभी उन सब लोगों के कागजात, उनके डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं, क्योंकि वीज़ा और पासपोर्ट के जरिए आए थे, एयर ट्रैवलर्स थे। इनमें से सबका भी टेस्ट नहीं हुआ है, इनको टेस्ट करना चाहिए। और इस दरमियान में 2.5-3 महीने में जिन जिन लोगों से वो मिले हैं, कॉन्टैक्ट जिसको कहा जाता है, जिनके कॉन्टैक्ट में है उनकी टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स हिंदुस्तान में महामारी का ये 15 लाख लोग हैं जो बाहर से आए थे, नंबर 1। दूसरी बात है, इसी अरसे में बहुत से बड़े बड़े सेमी रिलीजियस या रिलीजियस, धार्मिक या अर्ध धार्मिक नेचर के ग्रुप्स इकट्ठे हुए हैं। कहीं पर पूजा कराई गई है, कहीं पर कुछ और, किसी की मौत हो गई, उसके जलसे में लोग इकट्ठे हो गए, उसके फंक्शन में इकट्ठे हो गए। तो इन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये सब भीड़ में रहे हैं। तीसरा बड़ा फैक्टर प्रवासी मजदूरों का है। प्रवासी मजदूर को शुरू से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए था कि ट्रेनें चला के और बसें चला के सरकार के जरिए और उनको अपने अपने घरों में सेफ्टी के साथ भेजना चाहिए था। सरकार ने इसमें बहुत बड़ी गलती की है और अभी भी गलती कर रही है। हमारे जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के पास इतनी ट्रेनें हैं जो चलती रहती हैं कि उसमें एक दिन में 3 करोड़ मुसाफिर पहुंचाए जा सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में। अब 3 करोड़ में मान लें कि पूरी कैपेसिटी नहीं चलाना, 1/3 चलाना है ताकि सेफ्टी रहे, प्रिकॉशंस रहे, तो 1 करोड़ आदमी रोज़ाना ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मजदूरों की तादाद जो यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में आ रही है, ये तकरीबन 45 से 50 लाख के करीब बताई जाती है। इसमें ज़्यादातर जो नेशनल कैपिटल रीजन है, यहाँ दिल्ली के आसपास के इलाके हैं और महाराष्ट्र के इलाके हैं। तो इनको संभालने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इंतजाम नहीं करना था, ट्रेनें और बसें चलानी थी। अभी भी सरकार ट्रेनें चलाने में और बसें चलाने में बड़ी कंजूसी कर रही है, और हद तो ये हो गई है। उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और शायद यही वजह रही कि मार्च होते होते लॉकडाउन शुरू कर दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार ने भी इसे समझा कि अगर अभी लॉकडाउन नहीं करेंगे तो शायद जो आंकड़े आज 1 लाख हैं वो आगे भी बढ़ सकते थे, और ये आंकड़ा बहुत ऊपर तक जा सकता था। नहीं, देखिए गलती क्या हुई, जब आप नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों को, तो वो लोग एक घनी आबादी में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे तो अपने गांव में या बस्तियों में पहुंच जाते तो अपनी अपनी फैमिली में रहते।
अब वो बिल्कुल एक हर्ड मेंटालिटी के तौर पर कि सड़कों पे, क्योंकि उनके पास किराया देने का पैसा नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, तो सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं और सब मिल के चल रहे हैं। तो ये बड़ा खतरा है। यूपी के कल के आंकड़े ये हैं कि जो कल तक जितने इंसिडेंट हुए हैं इस हफ्ते में, उसमें 90% प्रवासी मजदूरों की वजह से फैले। तो फिर प्रवासी मजदूरों को सेफली, यानी उनका पहले चेक किया जाए, उनको एक एक मीटर के फासले पे रख के ट्रेनों के ज़रिए, बसों के ज़रिए या दूसरे टैक्सीज के ज़रिए उनको आबादी में पहुंचाया जाए जहां वो जाना चाहते हैं। अगर वो स्टेट के बाहर के हैं तो वहां पर उनको फिर क्वारंटीन किया जाए 15 दिन। यूपी में जब आए तो यहाँ क्वारंटीन। ये सारी एहतियात है जो मालूम है मेडिकल लोगों को और गवर्नमेंट की जानकारी है, लेकिन सरकार जो ये एहतियात कर रही है राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो अपने साथ कोरोना का संक्रमण भी लेकर जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है और आंकड़े बढ़ने के पीछे का एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है। डॉक्टर यादव, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से अनीस अंसारी जी कह रहे थे कि व्यवस्थाएं उस तरह की होनी चाहिए, लेकिन क्या हम इन व्यवस्थाओं पर खरे उतरे हैं? हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बिल्कुल दुरुस्त है? क्योंकि जिस तरह से अब प्रवासी एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उससे लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने थे, वो सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही है। तो आप क्या देख पा रहे हैं? स्थितियां बेहतर हैं इस वक्त? स्वास्थ्य महकमे की तरफ से तैयारी पूरी है? नहीं, देखिए, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अभूतपूर्व तैयारी है। मैंने अपने 40 साल के कैरियर में इतना तैयारी अभी तक नहीं देखा कि पूरी तैयारी हो रही है। इस समय आ गया जब हम कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम अपने L1, L2, L3 से हॉस्पिटल को ज्यादा से ज्यादा करें। और ये जो 4 मंत्र जो बताया गया है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश है और बॉडी इम्यूनिटी के साथ साथ अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण हम कर चुके हैं। अब हमको उन मरीजों को जो मरीज आते हैं उनके इलाज करने की जरूरत है और साथ साथ प्रिवेंशन के सारे मेजर की करने हैं। यही हमको इस महामारी से के तांडव से बचा सकता है। लेकिन डॉक्टर यादव, जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर बनाने चाहिए और जिस तरह से अनीस अंसारी जी भी कह रहे थे कि जब वो दूसरे राज्यों की तरफ जाते हैं तो जो तमाम राज्य हैं उनको अपनी तरफ से इस तैयारी को पूरी करना है कि कोई अगर बाहर से आ रहा है तो जिस राज्य से आ रहा है पहले वहां पर चेकअप होना चाहिए, फिर जिस राज्य की तरफ जा रहा है वहां पर चेकअप होना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीजों का अभाव दिखाई दे रहा है और आंकड़े भी कुछ यही बता रहे हैं। बिल्कुल, किसी भी देखिए एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए टेस्टिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेस्टिंग की डेफिनेटली कमी रही है, आज भी कमी है। जितना टेस्टिंग होनी चाहिए थी उतनी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। जहां शुरू में इंडिया में केवल एक पुणे काम करता था, आज इस समय बहुत सारे सेंटर बन गए हैं जहां के रियल टाइम PCR के टेस्ट हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 38-40 से जगहों पर टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। जहां पहले केवल KGMC और SGPGI में होता था, अब हम कई गुना बढ़, लेकिन फिर भी हमारी 23 करोड़ आबादी प्रदेश की और 130 बिल्कुल यादव, डॉक्टर यादव, जिस तरह से आप बता रहे हैं टेस्टिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमारी आबादी है उस हिसाब से टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो क्या ये आंकड़ा आगे और बढ़ेगा? क्योंकि कह रहे हैं कि जून और जुलाई में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़कर सामने आएगा। डेफिनेटली बढ़ेगा। जो हमारे कई जो साइंटिस्ट हैं, हमारे एम्स के निदेशक गुलेरिया साहब का खुद कहना है कि ये हो सकता है कि 20-25 जून के आसपास पीक पहुंचे। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ये एपिडेमिक कब तक चलेगी कहा नहीं जा सकता। इसके पहले हमारा 1918 का स्पेनिश फ्लू था जो पूरे 3 साल चला था। एपिडेमिक के बाद जो पैंडेमिक के बाद आता पोस्ट पैंडेमिक फेज, वो अभी आएगा, वो भी लंबा चलेगा। तो हम लोगों को बराबर सतर्क करना है। हम लोगों को इसी जो कोरोना का है अपने को प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी डॉक्टर अंसारी, जिस तरह से हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं और उस व्यवस्थाओं पर आपने भी सवाल उठाया डॉक्टर अंसारी कि जो व्यवस्थाएं सरकार को पहले करनी चाहिए थी, जो प्रवासी मजदूर थे उनको पहले ही अगर उनके घरों तक पहुंचाया जाता तो आज इतना अफरा तफरी का माहौल ना रहता और हालात इतने ना बिगड़ते। तो सरकार को आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे प्रिकॉशन लेने चाहिए या क्या ऐसे मेजर्स उठाने चाहिए जिससे कि कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसको रोका जा सकता है? एक तो टेस्टिंग की जो बात उठाई है ये बिल्कुल सही है। हमारे मुल्क में अभी औसतन जो पिछले 4 दिन पहले के आंकड़े हम बता रहे हैं आपको,
औसतन जो अभी 1 मिलियन यानी 10 लाख की आबादी पर 1600 टेस्ट हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। 1 मिलियन यानी 10 लाख की आबादी पर औसतन 1600 टेस्ट हुए हैं पूरे राष्ट्र में। यूपी में 450 हुए हैं, बिहार में 250 हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड, सबसे ज़्यादा जो मुतासिर रियासतें हैं यूपी और बिहार और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आंकड़ा अच्छा है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, लेकिन यूपी और बिहार में टेस्ट अभी बहुत कम है। तो एक तो टेस्ट बढ़ाना चाहिए। जैसे जैसे ये टेस्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे नए केसेस डिटेक्ट आएंगे, सामने आएंगे, और उसकी वजह से ये बढ़ोतरी हो जाएगी नंबरों में। मेरा मोटा अंदाज़ा है कि जुलाई के आखिर तक ये कई लाख में, बल्कि मैं तो कहने से डरता हूँ लेकिन कह दे रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरा मोटा अंदाज़ा है कि ये जुलाई के अंत तक शायद 1 करोड़ तक लोग प्रभावित हों हमारे मुल्क में। तो उतनी तैयारी के लिए सरकार अभी बहुत पीछे है। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ करने वाली थी और अभी भी की जा सकती है कि प्रवासी मजदूरों को फ़ौरन हटवाया जाए, उनके जगहों पहुंचाया जाए, ताकि वो कम से कम जो एक जगह बिल्कुल क्राउडेड में रह रहे हैं उससे बच जाए, उससे फैलेगी चीज़, रुकेगी नहीं। अभी परसों आप देखिए गाजियाबाद में इन्होंने रामलीला मैदान में इकट्ठा किया कि 4 बजे ट्रेन जाएगी, उसमें हजारों लोग एक ऊपर एक टूटे पड़ रहे। लेकिन आपने कहा कि कुछ ऐसे नियम सरकार को भी लागू करने पड़ेंगे, कुछ प्रिकॉशन सरकार को लेने पड़ेंगे, और खासतौर पर जो प्रवासी लोग अपने अपने राज्यों की तरफ जा रहे हैं उनको लेकर कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, कुछ मेजर लेने की जरूरत है, तब जाकर ये आंकड़ा थोड़ा